नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल लेके आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है पूछना। Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। 15-15 घंटे पढ़ना होगा, सिर्फ 6 घंटे सोना होगा। 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? बनेगा बड़ा होकर कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? गुस्सा आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो यहाँ घुसोगे। व्हाट इज़ एजुकेशन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सभी लोगों के पास होगा, लेकिन हमें इसे एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है। 3 इडियट एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक है जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, और बार बार इस फिल्म में हमें एक ही मैसेज दिया जाता है कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन फिर भी लोग 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे ही भाग रहे हैं। यहाँ पर किसकी गलती है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, या फिर पेरेंट्स की, या फिर खुद स्टूडेंट्स की? इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम पेरेंटिंग को समझते हैं। बचपन से ही हमने काफ़ी बार सोसाइटी से सुना है और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे भी देखा है कि जो पेरेंट्स कहते हैं वही सही है। ऐसे सोसाइटी में अगर आपने अपने पेरेंट्स पर कोई सवाल किया या फिर उनकी किसी भी बात पर डिसएग्री किया, तो आप पर इमीडिएटली एक लेबल लग जाता है कि बदतमीज़ हो, संस्कार नहीं है क्या। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर स्टूडेंट के पेरेंट्स यहाँ पर बुद्धिमान ही हो, और इसी रीज़न से पेरेंट्स खुद को अथॉरिटी फिगर समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनना पड़ेगा। और यही पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को मारते पीटते भी हैं छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, और अगर उनके बच्चे ने डिसोबे कर दिया तो उन्हें पनिश भी किया जाता है। और ऐसे पेरेंट्स अक्सर मानते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और तभी बच्चे अच्छे बड़े होंगे, वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे और रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट एडल्ट्स बन पाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ये सच नहीं है। कई रिसर्च पेपर्स ने ये प्रूव भी किया है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अक्सर बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम कर देती है और उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है, दुनिया भर की रिसर्च ने ये प्रूव भी किया है। तो ऐसे पेरेंट्स जब कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे या फिर IAS की तैयारी करवाएंगे, तो ऐसी बातों को सुन के एक ऑलरेडी अनकॉन्फिडेंट बच्चा जिसका सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी गिरा हुआ है, वो कभी सवाल ही नहीं कर पाता। और इसी रीज़न से एक अनकन्वेंशनल करियर चुनना ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अनकन्वेंशनल करियर नहीं चाहते। और इन पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो हमें ज़्यादा नॉलेज है तो हम बता सकते हैं कि स्टेबल करियर कौन सा है, ऐसा वो सोचते हैं। वैसे इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही सीखा है। अच्छा, तो आपने कभी सोचा है कि पेरेंट्स ऐसे क्यों बन गए? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, एजुकेशन सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया था, इसका ओरिजिन क्या था और इसे किसने बनाया था। तो हम जा रहे हैं अपने बैक टू बेसिक्स पे। इंडिया के जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थे वो बेस्ड थे वैदिक एज के टाइम में। मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से वैदिक एज 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक था, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 500 BC तक था। पहले हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। इसमें 3 टाइप के एजुकेशन सिस्टम थे, एक गुरुकुल, एक सम्मेलन और एक परिषद। पहले हम बात करते हैं गुरुकुल की। गुरुकुल में स्टूडेंट को अपने घर को छोड़ के गुरु के साथ में ही रहना पड़ता था, और ये चिंतन मतलब थिंकिंग पर बहुत ही फोकस करते थे। हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पर सोचने के लिए बहुत ही एम्फसाइज किया जाता था, और इससे स्टूडेंट का माइंड बहुत ही क्वेश्चनिंग और थिंकेबल बन जाता था। चलिए बात करते हैं सम्मेलन की। इसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आते थे, जिससे हर स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज मिलती थी। चलिए बात करते हैं परिषद की। इसमें स्टूडेंट्स को हायर लेवल की नॉलेज मिलती थी, क्योंकि इसमें राजा और कई ब्राह्मण और कई देशों के स्टूडेंट्स और राजा भी आते थे, और इसको आज के टाइम में कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ये हो गया हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। चलिए बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, जो कि हमारा 1000 BC से 500 BC तक था। इस टाइम पे साधु और ऋषि मुनियों ने साइंस में और
एस्ट्रोलॉजी में और कई सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही प्रोग्रेस करी। और ऐसा भी कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम के काफ़ी सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरी भी इसी पीरियड में हुई थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे होते हैं। Feb 2, 1835 ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट की कमेटी में एक मीटिंग बैठी हुई होती है जिसमें एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन की एंट्री होती है और इसमें थॉमस बेबिंगटन मैकाउले वो एक स्पीच देने आते हैं, एक बहुत ही शॉर्ट स्पीच जिसमें वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं। और इस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया के संस्कृत स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने की ज़रूरत है। और ब्रिटिशर्स ने मैकाउले को इसीलिए अपॉइंट किया था क्योंकि वो इंडियंस को अपने हिसाब से काम करवाना चाहते थे। ऐसा फिर उन्होंने 1835 में इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इंडिया का जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसको उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये अपना एजुकेशन सिस्टम कहाँ से बनाया और ये किस लिए बना था, ये बात है 1806 के वॉर की, जो कि नेपोलियन और पर्शियन आर्मी के बीच हो रही थी। और इस वॉर में पर्शियन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी हार जाती है। पर पर्शियन लीडर्स को ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, कि आखिरकार वो इतने अच्छा आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। और बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के रूल फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस होता है पर्शिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देनी पड़ती है और साथ ही पीस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, पर सवाल यही होता है कि आखिर वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने लग जाते हैं। सो कैसे सिस्टम वो लोग बिल्ड कर रहे थे? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जिससे कि उनके सारे सोल्जर्स सिर्फ उनके रूल्स फॉलो करें और अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के काबिल ना हो, जिन्हें सही गलत का पता ना हो और उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे सच मान लें। और इसी तरीके से एक 8 साल का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है जिसको बोलते हैं पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाती है। आने वाले पर्सन को एक ऐसे इंसान में तब्दील करना जो कि ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और उतना ही करें जितना उनसे बोला जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। और इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम में उन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही समझाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करें, ना कि इतना कि वो अपने खुद के बारे में सोचने लगे। और पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था उन्हें ये सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। और इसी तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। और उसी दौरान एक और भी चीज़ जो वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही थी, गेस करिए क्या? साल 1760 से लेके 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। उस टाइम लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे थे और कमा रहे थे। बट अब वर्ल्ड में मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इंसान जितना प्रोडक्ट एक महीने में बना रहा था, मशीन्स उससे कई ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक दिन में बना दे रहे थे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, प्रोडक्ट्स बना रहे थे, कुछ लोग छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे अर्न कर रहे थे। और ऐसे में कोई अपना ये सब काम छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। और अब डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अपने एजुकेशन सिस्टम को पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे बनाना शुरू कर चुके थे। और इस बार इनका सोल पर्पस होता है कि ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसे अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज़। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अभी तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके निकलें तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो फैक्ट्री में काम करना एज अ लेबर। और इसी तरह फैक्ट्रीज़ में जो लेबर्स की कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाती है। और पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करके द लॉर्ड मैकाउले
भी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम तैयार करते हैं इंडिया में, और वो इस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं कि वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस टाइम के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होते हैं, और वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देते हैं। एंड अगेन ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है। इनका मकसद ये नहीं होता कि हम इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करें, इनका मकसद ये होता है कि वो इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना दें। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज़ अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे होते हैं, और ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके ही इंडियंस को गुलाम बना देते हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका होता है कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या ही दिमाग लगाया था, पर खैर अब तो 76 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अब सब बढ़िया हो गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो ख्याल आता है, पता है आपको वो क्या है? कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजूंगा, उसे इंजीनियर बनाऊंगा, वो अच्छी कंपनी में काम करेगा। इस एजुकेशन सिस्टम ने इंसानों के थिंकिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट बन गया है। और इसका कारण क्या है? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसको वक्त के साथ, ज़रूरतों के साथ चेंज किया गया। और इसका रिजल्ट क्या आता है? ये सोचना कि अच्छा स्कूल मतलब अच्छी नौकरी और एंड में अच्छा फ्यूचर, है ना। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होते, जिसको अगर सही से ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है, और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। और सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हीं के बारे में सोचते हो जिनके बारे में आप पढ़ते हो। अगर उसके अलावा आपने कुछ सोचा तो आपके मार्क्स पर असर पड़ता है, और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। और यही साइकिल चलती आ रही है स्टार्टिंग से ही, जब से अंग्रेज़ों ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। सो मेरा ऐसा मानना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया।